हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। आप कंटिन्यू। पहले 10th क्लास का हमने सिलेबस करवा दिया था, उसके बाद 9th का भी कल हो चुका है। तो 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास, छोटा मोटा बोर्ड 8वीं क्लास के भी है। 8वीं क्लास की विज्ञान की, बाद में बीच में 12th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। कोशिश करूंगा कि पूरी किताब को एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने की। आप साथ बने रहे, आपके सपोर्ट से क्या पता कंप्लीट हो जाए। पहला पार्ट है फसल प्रबंधन, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो चैप्टर पहला, फसल उत्पादन और प्रबंधन। मुख्य मुख्य पॉइंट या जो बहुत ही अच्छे टॉपिक है उन पर बात कर लेते हैं। पहला आता है कृषि की पद्धतियां। उससे पहले एक परिभाषा है, ये फसल क्या, फसल। बात कर लेते हैं फसल पर। जब एक ही किस्म को के पौधे एक बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल। एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। फिर आते हैं फसल की। फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। ये जून से सितंबर तक का इसका कार्यकाल ये नहीं होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि इसके उदाहरण है। दूसरी आती है रबी की फसल। रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। ये अक्टूबर से मार्च के महीने तक कंप्लीट हो जाती है। इसके उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी। उसके बाद आती है आधारित यानी आधारित फसल उत्पादन या कृषि की पद्धतियां कि किस प्रकार फसल का तैयार होने में या भंडारण होने में कितना समय क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी पद्धति हैं। पद्धतियों की बात कर लेते हैं। 7 पद्धति है, समझ में आ रहा है। इसको आप रिवीजन की दृष्टि से ले सकते हो। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। अब इनमें मिट्टी तैयार है, मिट्टी को उल्टना पलटना या पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं किसकी, हल यानी कृषि के औजार। तो पहला होता है हल, दूसरा कुदाली, कल्टीवेटर। फिर हल के मुख्य भाग, लंबी लकड़ी का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। एक आती है फाल, हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं। उसके बाद आती है क्या, कुदाली, जिसका प्रयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आजकल जानते हो आप क्या, हल हल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। या जिसमें से पेटी को हटा दी जाती है तो वो शेष जो भी लोहे के सरिये होते हैं उन्हें क्या, हल। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। उसके बाद आगे बुआई में वही बीजों, उच्च उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है और उसकी बुआई की जाती है और अच्छी फसल उत्पादन के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद उसके बाद किसकी बात कर ली जाती है कि कृषि की यानी सिंचाई की पद्धतियां, या उससे पहले एक बात कर ली जाती तो पहला परंपरागत औजारों से बुआई की जाती थी, आजकल सीड ड्रिल से की जाती है। फिर है खाद और उर्वरक मिलाना। किसे कहते हैं, खाद और उर्वरक। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। उसके बाद खाद और उर्वरक में या खाद के लाभ देखेंगे। खाद के लाभ कौन कौन से होते हैं, जैविक खाद यानी इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, इससे मिट्टी भुरभुरी या सुरेंद्र हो जाती है और गैस विनिमय आसानी से हो सकता है। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। अब है खाद और उर्वरक में अंतर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आता ही आता है। क्या, खाद और उर्वरक। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। खाद कार्बनिक होती है और उर्वरक क्या होता है, एक कार्बनिक होता है। खाद यानी उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, खाद प्राकृतिक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी में हुमस प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है, जबकि खाद से हुमस प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। उर्वरक से पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जबकि खाद में तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, निश्चित अंतराल में खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोतों की बात कर ली जाए थी तो जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर आदि। अब है सिंचाई के परंपरागत स्रोत। सिंचाई के परंपरागत स्रोत, सिंचाई के परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत कौन से हैं, रेड मोट, गिरनी, चैन पंप, रेड ढेकली। ये सब क्या है, परंपरागत तरीके हैं। आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। क्या, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, दोनों विधियों में से एक विधि परीक्षा की दृष्टि से अच्छी है, पढ़ लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं किसके, हार्वेस्टर की परिभाषा भी। पकी हुई फसल काटने के लिए एक आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। उससे पहले
खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार किसे कहते हैं? खेत में फसल के साथ उग जाने वाले अवांछित पौधे जो प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं उन्हें क्या खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। फिर खरपतवार हटाने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण करना खरपतवार नाशी कहलाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? 2,4-D। उसके आगे बात कर लेते हैं जिसकी। उसके बाद फसल पक जाने के या खरपतवार हटा लेने के पश्चात कटाई की बात आती है। तो फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। फिर अभी बताया था पकी हुई फसल को काटने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। फिर काटी हुई फसल को बीजों या दानों से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। और ये कार्य काटना और निकालना दोनों एक ही मशीन द्वारा किया जाता है जिसे कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। और छोटे खेतों यानी छोटे खेतों वाला किसान फटक फटक कर अनाज के दानों को अलग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विनोइंग कहते हैं इस प्रक्रिया को। उसके बाद बात आ जाती है भंडारण की। तो भंडारण में किस प्रकार बड़े बड़े पात्रों में अनाज का भंडारण किया जाता है। तो एक साइलो शब्द आता है जो धातु का एक बड़ा पात्र होता है जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उस पर बात कर ली जाती है। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें कृषि की विशिष्ट पद्धतियां अपनानी पड़ेगी। विशिष्ट पद्धतियां सात है। फिर है किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। फसल है दो प्रकार की होती है, रबी फसल और खरीफ की। अभी बताई थी। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। फिर बीजों को उचित गहराई में बोना तथा उचित दूरी पर रखना उपज के लिए आवश्यक है। फिर है मिट्टी में पोषकों की वृद्धि वो खाद और उर्वरक के द्वारा पूर्ति की कर दी जाती है। उसके बाद है उचित समय अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। फिर सिंचाई के बाद आता है कि कुछ पौधे अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। निराई में अवांछित या बिना उगाए गए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से या संरक्षित तरीके से उचित भंडारण किया जाता है। फिर एक परिभाषा आती है पशुपालन। पशुओं को पालकर खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जिन्हें पशुपालन कहते हैं। फिर वही अभ्यास प्रश्न आपके सारे सब कुछ कंप्लीट है। इसे ए कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए, खाली जगह। फिर है आगे वाला पार्ट कौन सा? दूसरा पार्ट की बात कर ली जाती है। पहला पार्ट कौन सा है? खाद और यानी पहला पार्ट है फसल और उसके बाद है दूसरा आता है सूक्ष्म जीव। कौन सा आता है? सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है या शत्रु? सूक्ष्म जीव की बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरा पार्ट सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म जीव किसे कहता है? जिन्हें हम आंखों से नहीं देखा जा सकता ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। यानी बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखे जा सकते या आंखों से नहीं देखे जा सकते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को मुख्य चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। अब इसके बाद अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। और जुकाम और इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा होता है। आगे अमीबा पिरामिसियम कोशिकीय होते हैं। और उसके बाद शैवाल के है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल या उदाहरण है। उसके बाद कवक के है पेनिसिलियम और राइजोपस। फिर उसके बाद विषाणु के है विषाणु तो विषाणु ही आते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? अब सूक्ष्म जीव हमारे परिवेश में ही रहते हैं या इधर उधर, यानी जहाँ कहीं भी आप देखते हो तो वहां पर कुछ न कुछ सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। फिर है कि दही में अनेक प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र किस प्रकार है? तो दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और दही में पाया जाने वाला जीवाणु है। फिर ये हमारे लिए लाभदायक किस प्रकार है? जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन की सहायता करते हैं। इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे को किण्वन में भी सहायता करते हैं? फिर आगे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग। सूक्ष्म जीव बड़े स्तर पर अल्कोहल या शराब या एसिटिक एसिड उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद बात कर ली जाती है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? वे औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। और या रोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। उसके बाद वैक्सीन या टीके में किस प्रकार किया जाता है सूक्ष्म जीवों का उपयोग? तो जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि शरीर में पुनः प्रवेश करे तो इस प्रकार इनसे किस प्रकार
यानी लड़ा जाएगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किण्वन की। तो ये क्या होता है, ये गंध एल्कोहल की है, जो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। किण्वन की खोज लुई पास्टर ने 1857 में की थी। उसके बाद बात कर लेते हैं चेचक के टीके की खोज। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। अब उसके बाद कर लेते हैं कि मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि किस प्रकार करते हैं जीवाणु। कुछ जीवाणु नीलहरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता रहता है और उसकी उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। और फिर क्या कहते हैं, सामान्यतः ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। फिर पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए भी इनका कार्य होता है। आपने विद्यालय में या विद्यालय के आसपास फल सब्जी कचरा देखा होगा। इसका निपटान बड़े गड्ढों में, इनको बड़े गड्ढों में डाला जाता है और सूक्ष्म जीव इन्हें क्या अपघटित करने का कार्य करते हैं। फिर है हानिकारक सूक्ष्म जीव। पहले लाभदायक पढ़ा था कि लाभदायक किस प्रकार है। अब क्या पढ़ेंगे, हानिकारक पढ़ेंगे। कौन से हानिकारक की, हमारे नुकसान क्या क्या है इन सूक्ष्म जीवों से। फिर हानिकारक की बात कर ले तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य जंतु तथा पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। फिर मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास पेयजल भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद एक मुख्य हेडिंग आती है संचरणीय रोग। संचरणीय रोग किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु जल भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव यानी संचरणीय रोग कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स आदि। उसके बाद बात कर लेते हैं कि रोग वाहक कुछ कीट अथवा जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू मक्खी। संसरणीय रोग वाहक कौन है, घरेलू मक्खी। अच्छा सवाल है, संसरणीय रोग वाहक तो घरेलू मक्खी। और मलेरिया परजीवी मादा एनाफ्लीज, याद रखना दोनों। मच्छर प्लेज्मोडियम का वाहक होता है मादा एडिस। मच्छर डेंगू के वायरस के का भी वाहक होता है। उसके बाद आगे चलते हैं तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु यानी जंतुओं में किस प्रकार रोग फैलाते हैं। तो मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है सूक्ष्म जीव, दूसरे तरफ देखें तो जंतुओं के लिए भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स जो मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीव ये जो जीवाणु के द्वारा होता है वो गाय के खुर या मूत्र में होता है। उसके बाद पौधों के लिए, पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव पहला आता है। उसके बाद यानी कि पौधों में किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं कि चावल गन्ना संतरा आदि में पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग कारण फसल की उपज में कमी आ सकती है, रोग कारक की वजह से क्या फसल में या फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। अब है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने एवं खाद्य विषाक्तन हो सकता है। फूड पॉइजनिंग से क्या यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन को करने पर होता है ये, इसमें क्या वोमिटिंग होने लगती है, विषैले हो सकते हैं, या इनका सेवन क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा विषैला हो सकता है। उसके कहने का मतलब है। उसके बाद आता है खाद्य परिरक्षण की इस प्रकार, यानी खाद्य सामग्री को किस प्रकार ढका सकते हैं या फिर रोगाणु या जीवाणु मुक्त किस प्रकार रखा जा सकता है। तो उसमें पहला आता है कौन सा, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में परिरक्षक नमक तथा खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्लों का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। उसके बाद दूसरा था नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्यतः नमक का उपयोग मांस तथा मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय या अरसे में किया जा सकता है। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैम जेली और स्वेक्स का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। फिर है तेल या सिरके के द्वारा परिरक्षण। तेल या सिरके का उपयोग अचार को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जा सकता है। फिर है गर्म एवं ठंडे खाने, तो वही पाश्चीकृत दूध वाली बात याद आ जानी चाहिए। पाश्चीकृत दूध को उबाले बिना इस्तेमाल किया नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। और दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है, फिर एकाएक ठंडा कर दिया जाता है और भंडारण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। फिर है भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां वायु रोधशील पैकेटों में बेची जाती है जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा हो सकती है। फिर आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
राइजोबियम जीवाणु के बारे में आप जानते हो। लेग्यूम पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। फिर है नाइट्रोजन चक्कर। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है तथा 1% अन्य गैसें पाई जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता रहता है और इसमें सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका है। तो ये भी दूसरा पार्ट के हम कुछ अच्छे पॉइंट पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अच्छे आप ध्यान देते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये बर्फीले एवं शीत वाले मौसम में, झरनों में, मरुस्थल में, दलदल में, पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। यानी ये सर्दियों में, गर्मियों में, हर एक मौसम में जीवित रह सकते हैं। फिर है सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं में हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। किस प्रकार? वायु से, जल से, मिट्टी से, पौधों और जंतुओं के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। फिर है ये कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। फिर है विषाणु केवल परजीवी या परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। गुणन का मतलब गति करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि या एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में उपयोगी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत और अपघटित पदार्थों को करने का कार्य करते हैं, जिससे वातावरण स्वच्छ बना रहता है। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। विषाक्त का मतलब खराब कर देते हैं। फिर उसके बाद मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु नीलहरे, शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में या परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। अब आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तीसरा पार्ट कौन सा है? तो तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं। तो तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम। तीसरा पार्ट कौन सा है? कोयला और पेट्रोलियम। नाम देखते ही कोयले की कहानी और पेट्रोलियम की कहानी याद आ जानी चाहिए। पेट्रोलियम। अब तो इनकी बात करते हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है? एक संसाधन है। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक समाप्त होने वाले संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन नाम से ही याद रखना है आपको, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त नहीं होते हैं। इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले नाम से याद रखना है कि जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ समय के पश्चात या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। इनमें अंतर पूछा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है वन, वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी? तो उसके बाद आ जाता है कोयला। तो कोयला की कहानी भी पढ़ेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक परिक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और ऊपर अधिकाधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित होते गए। जैसे जैसे गहरे होते गए, ताप और दाब बढ़ता गया और धीरे धीरे पेड़ और वनस्पति धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गई। मृत वनस्पति के धीमे प्रकरण द्वारा कोयले में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। और इसीलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। फिर कोयले के उत्पाद की बात कर लेते हैं। तो पहला उत्पाद आता है कोयले के कोक, कोलतार और कोयला के 3 उत्पाद होते हैं। पहला कोक। ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कार्बन का क्या शुद्ध रूप होता है? इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कोलतार की। तो एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का क्या होता है? मिश्रण। फिर कोयला गैस की बात कर लेते हैं। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोलतार या कोयला गैस प्राप्त होती है। यह प्राकृतिक संयंत्रों में स्थापित कर उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। फिर है पेट्रोलियम की कहानी या पेट्रोलियम। पेट्रोलियम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा तथा धन ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है क्या? चट्टानों से। ओलियम का मतलब है निकाला जाने वाला तेल। पेट्रा का अर्थ है चट्टानों से, ओलियम का मतलब है तेल। यानी चट्टानों से निकाले जाने वाला तेल पेट्रोलियम कहलाता है। अब पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जब ये जीव मृत हुए तो उनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जमा हो गए। फिर रेत या मिट्टी की तहों में ढकते गए। लाखों वर्षों या वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया था और इस प्रकार पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव्य है जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेलक तेल, पैराफिन, मोम आदि का उपयोग या इनके मिश्रण होता है। आगे बात कर लेते हैं किसकी? आगे बात करेंगे परिष्करण की। तो
इनको पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? परिष्करण। यानी कोयले पेट्रोलियम से पेट्रोलियम के उत्पादों को अलग करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। ये या शुद्ध रूप में पेट्रोलियम प्राप्त करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करण विधि द्वारा किया जा सकता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? प्राकृतिक गैस की। तो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों द्वारा सरलता से या प्राकृतिक गैस के उच्च दाब या संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जा सकता है। और उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी? कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, इसके बारे में है। एक भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ है, पीसीआरए की फुल फॉर्म है ये। और ये गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल ने बचाई या इनके बारे में कुछ पॉइंट है। जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्य गति से चलाए, यातायात ऑटो या प्रतीक्षा करना हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर देना, टायरों का दाब सही रखें। यानी गाड़ी के माइलेज की बात कर रहा है। फिर ये छोटा सा ही पार्ट था, कंप्लीट है, इसके कुछ पॉइंट है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों में मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। वो कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। फिर आगे वाला पार्ट पर बात कर लेते हैं। आगे वाला पार्ट कौन सा है? देन और जवाला। चौथा पार्ट है देन और जवाला। तो चौथे पार्ट पर बात कर लेते हैं। कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहे, स्किप ना करें। देन और जवाला। इसमें मोमबत्ती वाला चित्र याद रखना है आपको। मोमबत्ती का या ज्वाला का चित्र पूछा जा सकता है परीक्षा में, और इम्पोर्टेंट भी है। इसमें पहला आता है देन। कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जलता है तो उसे क्या कहते हैं? देन कहते हैं। देन मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। जो जिस पदार्थ का देन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। देन तीन प्रकार का होता है, कौन सा? स्वतः देन, तीव्र देन और विस्फोटक। तो उसी में बात कर लेते हैं किसकी आगे। उसमें एक पहले छोटी हेडिंग आई है कि वे न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। उसके बाद जिन पदार्थों का ज्वलन दाब बहुत कम होता है और ज्वाला के साथ सुगमता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि है। फिर उसके बाद देन के प्रकारों पर आ जाते हैं। पहला स्वेत देन। पहला तीव्र देन होता है। गैस तेजी के साथ जलने लगती है, उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार के देन को तीव्र देन कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फास्फोरस। और इसी प्रकार का देन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, ऐसा देन जिसमें कोई पदार्थ है बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वतः देन कहते हैं। तीव्र देन, स्वतः देन के बाद विस्फोट आता है इन्हीं प्रकार का। हम त्योहारों और अक्सर आतिशबाजी करते हैं, तब पटाखे को जलाते हैं और एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से उष्मा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्फोटक अभिक्रिया कहते हैं। पटाखों पर दाब के कारण विस्फोट हो सकता है। फिर आती है ज्वाला। फिर क्या आती है? ज्वाला। इसकी बात कर लेते हैं। देन के बारे में बात आती है ज्वाला। तो ज्वाला किसे कहते हैं? कोई पदार्थ जलाने पर है वो एक है, यानी जो भी चमकीले लोक के साथ जलता है उसे ही ज्वाला कहते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल, पिघली हुई मोमबत्ती दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। विपरीत लकड़ी या कोयला वाष्पित नहीं होते और कोई ज्वाला नहीं बनाते। इसके विपरीत क्या? कोयला और लकड़ी वाष्पित नहीं होते हैं, वाष्प के कारण या वाष्पित होने के कारण ज्वाला का निर्माण होता है और उनमें ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रवेश करिए और ठंडा से। फिर आपको क्या? एक मोमबत्ती का चित्र बनाना है। क्या करना है? एक मोमबत्ती का चित्र, उसकी लो को देखना है। समझ आ रहा है? उसकी लो को देखना है। अब यानी कहने का मतलब समान रूप से जलती है या नहीं। इसमें कि भी बाहरी आवरण, मध्य भाग और बीच का भाग होता है जहाँ पर ज्वाला के अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग। कांच की प्लेट या संदर्शी काला वलय बन जाता है। दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले तांबे के तार के द्वारा 30 सेकंड तक अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखने से तार का भाग जो ज्वाला में बाहर की तरफ है वो रक्त तप्त हो जाता है और अदीप्त क्षेत्र का ताप अधिक होता है।
उसके बाद सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला से बाहरी भाग में फूंक मारता है। फिर मोमबत्ती का चित्र है, मोमबत्ती को नामांकित किया गया है, सबसे कम भाग, कम गर्म, सबसे अधिक गर्म भाग और सबसे कम गर्म भाग, मध्यम गर्म जो भी है, आंशिक देने वाला भाग, पूर्ण देने वाला और बिना जली मोमबत्ती। फिर है उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। फिर आदर्श ईंधन की बात कर लेते हैं। ऐसा ईंधन जो जिसका यानी आर्थिक रूप से सस्ता हो लेकिन उष्मा अधिक देता हो, उसे क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन कहते हैं। फिर ऊष्मीय मान की परिभाषा, एक केजी ईंधन को जलाने के लिए पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को उसका ऊष्मीय मान कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। उसके बाद दिया गया है